हेलो डियर लर्नर्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के लिए, दैट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जनरली बेटा इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और इस टॉपिक के क्वेश्चन से बच्चे काफ़ी डरते हैं, मैंने ऐसा नोटिस किया है। ठीक है, तो आज मैं आपके समक्ष वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बातचीत करने आया हूँ। ठीक है, इसी में हम कुछ टेक्निक सीखेंगे और इस टेक्निक को सीखने के बाद मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रहा हूँ, आई कैन एश्योर यू दैट आपका स्पीड कम से कम इस टॉपिक में 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है। बेटा सर्कुलर मोशन आशा करता हूँ मैंने आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, उसको सपोज करिए हमने किसी स्ट्रिंग से अटैच करके उस धागे को ऐसे करके घुमा रहे हैं। राइट, अगर वो बॉडी घूम रहा है तो वो जो मोशन उस समय कर रहा होता है वो कौन सा मोशन होता है बेटा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का सीधा सीधा मतलब होता है सर्कल के ऊपर सर्कल को ट्रेस करता हुआ जो मोशन होगा उसको अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं। मतलब जब भी एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसके द्वारा किया गया मोशन सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसमें जो सेंटर से दूरी है जिसको अपन रेडियस कहते हैं वो कांस्टेंट रहती है और बॉडी लगातार अपने सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है। राइट, अब ये सर्कुलर मोशन बेटा दो तरीके से हो सकता है। एक तो हॉरिजेंटल प्लेन में सर्कुलर मोशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पत्थर को लेके ऐसे घुमा रहा हूँ तो इस प्लेन में अगर पत्थर घूम रहा है तो ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है। वहीं अगर पत्थर को मैं अगर इस प्लेन में घुमाऊँ, इस प्लेन में मतलब आपकी स्क्रीन के प्लेन में घुमाऊँ तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी ऐसे करके घूम रही होती है और जो वेट है हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। राइट, ठीक है, तो इस वेट का अगर रोल हम नेग्लेक्ट कर दें तो उसका एक्सेलरेशन न 80 में कुछ भी आ रहा है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कुछ भी नहीं आ रहा और AC में भी कुछ भी नहीं आ रहा है। राइट, तो बेसिकली वो हॉरिजेंटल प्लेन पे सर्कुलर मोशन हो रही है। एग्री? सपोज करिए जैसे एक टेबल पे एक मास रखा हुआ हो और वो टेबल रोटेट हो रहा हो तो नीचे mg लग रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रही है तो वो बैलेंस कर लेती है। ठीक है, तो उस टेबल को अगर हम घुमाएं तो उस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये जो मोशन हो रहा है ये हो रहा है हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन क्योंकि इस प्लेन में हो रहा होगा। एट द सेम टाइम जब मान लीजिए धागा से बांध के हम पत्थर को इस प्लेन में जब घुमा रहे होते हैं तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार mg का कंट्रीब्यूशन होता है स्पीड बढ़ाने में या घटाने में। ऑफ कोर्स जब ऊपर जा रहा है तो स्पीड घट रही होती है और जब हाईएस्ट पॉइंट के बाद नीचे आ रहा होता है तो स्पीड बढ़ रही होती है। राइट, तो अब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवालों को देखेंगे। जनरली बेटा इस सवालों को जो अप्रोच किया जाता है, जो अप्रोच करने का तरीका होता है, जो जनरलाइजेशंस होते हैं, जो फॉर्मूला डिराइव होते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला तो एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा न्यूटन के लॉ की मदद से अपन फोर्स बैलेंस करते हैं, फोर्स की इक्वेशंस लिखते हैं। राइट, तो यही दो तरीके होते हैं, है ना। तो हम भी उस तरीकों को देखेंगे, उन तरीकों को देखेंगे, लेकिन उसमें और भी कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, फिलहाल आशा करता हूँ आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ में आ गया हो। ऐसा सर्कुलर मोशन जो इस बोर्ड की स्क्रीन में हो रहा है। राइट, बोर्ड की स्क्रीन में हो रहा है। राइट, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में ये दिखा मैं ऐसा रहा हूँ बट हो इस प्लेन में रहा है, ऐसा नहीं है। इस बोर्ड की स्क्रीन में ही, इस बोर्ड के प्लेन में ही जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसी को अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। राइट, अब ध्यान से देखें बेटा, सपोज करें कि ये इस सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखी है ताकि हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट लेके जा पाए। राइट, तो यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी को हमने धागे से अटैच कर रखा है। मान लीजिए ये धागा है, ये जो है ये पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है। राइट, यही हमारा सेंटर का काम कर रहा है। राइट, अब ये बॉडी जो है इस सर्कल पे घूम रही है, इसी को तो कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। राइट, सपोज करिए जब बॉडी यहाँ पे थी तो मैंने इसको कोई u स्पीड दी। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे करके ऐसे इसको मारा, ऐसे मारा और फिर मैं हट गया। ठीक है, तो इस बॉडी में u वेलोसिटी आ गई, यस और नो। अब इस u वेलोसिटी के कारण बॉडी आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ऑलरेडी चूंकि वो धागे से अटैच्ड है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है बेटा कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। राइट, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के चक्कर में ये बॉडी यहाँ से चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। राइट, इस पॉइंट पे आ गए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है।
हम सपोज कर लेते हैं कि जिस पॉइंट पे मैंने इस पार्टिकल को ऐसे मारा, मतलब वेलोसिटी दी, उस समय के बाद थोड़ी दूर जब ये चल के यहाँ पहुंचा, इतने देर में इसने थीटा एंगल कवर कर लिया, राइट, थीटा एंगल कवर कर लिया, ओके। अब जब ये बॉडी घूम के यहाँ पे आ चुकी है और इस समय इसकी एंगल जो कि बन रही है वर्टिकल लाइन से, इसको वर्टिकल लाइन कह रहे हैं हम, डॉटेड लाइन को वर्टिकल लाइन कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, सीधी सीधी बात है, हॉरिजेंटल होता है तो ऐसे होता है, वर्टिकल है तो ऐसे है ना। तो वर्टिकल लाइन से ये जो धागा हमारा इस इंस्टेंट पे एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा एंगल है, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको ऑलरेडी पता है कि नीचे की तरफ mg लग रहा है, स्वाभाविक सी बात है, वो तो हमेशा ही लग रहा था, ये mg है। पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, अब ये थीटा है तो ये थीटा, ये mg है। अब mg को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ बेटा, तो ये वाला हो गया कंपोनेंट mg cos थीटा, जो कि आप ध्यान दे सकते हैं कि टेंशन के जस्ट अपोजिट है, टेंशन इस धागे में आने वाला तनाव है, राइट। तो ये टेंशन के जस्ट अपोजिट है, ये mg cos थीटा है, ये टेंशन है, और वहीं mg sin थीटा ऐसे एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। mg sin थीटा का क्या है काम, mg sin थीटा का काम है स्पीड लगातार घटाना, है ना, और mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस कर रहा है ना। इस इंस्टेंट पे मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि बॉडी रुक चुका है, इस समय जब मैंने शुरू में बॉडी को फेंका था तो उस समय उसकी स्पीड u थी, अब इस इंस्टेंट स्पीड कुछ v है ना, जीरो नहीं मान रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम हाइट है या फिर ये पॉइंट तक गया, यहाँ स्पीड जीरो हो गई और फिर यहाँ से लौटेगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। यूँ मानिए कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन शायद कर रहा हो, ठीक है, मैंने किसी एक बीच के पॉइंट की चर्चा की है, राइट। तो इस समय भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। एक बात तो 100% श्योर है कि जो v की वैल्यू होगी वो u से कम होगी, क्यों, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्पीड घटेगी ना, क्योंकि यहाँ mg sin थीटा जो बैठा हुआ है वो लगातार स्पीड घटा रहा है ना, टेंजेंशियली एक्ट करके। या फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम के भी कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि अगर यहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी दी है और बॉडी ऊपर जा रहा है, ऊपर तो जा ही रहा है बेटा, कुछ ना कुछ तो ऊपर जा ही रहा है, तो अगर बॉडी ऊपर जा रहा है और हमने काइनेटिक एनर्जी दी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, मतलब यहाँ का स्पीड शुरुआती स्पीड से कुछ ना कुछ कम होगा, एग्री, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो हमें पता है कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी घटा होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा है, तो ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, यहां से आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको L बोल रहा हूं, मैं इस सर्कल के रेडियस को L बोल रहा हूं बेटा, स्मॉल l, राइट। तो अगर इसका लेंथ L मैं मानूं, ये थीटा है, तो स्वाभाविक सी बात है साफ साफ दिख रहा है कि ये और कुछ नहीं L cos थीटा है ना, और ये पूरा तो L है ही। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये पूरा L तो है ही, मतलब ये कितना हाइट ऊपर आया है, ये हाइट जो ऊपर आया है बेटा मैंने पहले बता रखा है आपको, जो डिटेल लेक्चर हमारे होते हैं उसमें भी हमने चर्चा कर रखी है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे मतलब होता है, या सोनो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। तो जो हाइट ये ऊपर चला है, जो हाइट ये ऊपर चला है वो कितना हाइट चला है बेटा, L माइनस एल कॉस थीटा, है ना, L माइनस एल कॉस थीटा कर देंगे तो ही तो ये हाइट निकल के आएगा, इतना ही हाइट तो ये बॉडी चढ़ा है ऊपर, यानी इतना इसका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, राइट। तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, mg L माइनस एल कॉस थीटा, ये क्या है बेटा, ये है हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही हाइट चढ़ा है ऊपर, है ना। ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कितना होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। अब देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ हाफ mv स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हाफ mv स्क्वायर, और अगर मैं हाफ mv स्क्वायर में से हाफ mv स्क्वायर घटा दूँ तो मुझे सीधा सीधा पता चल जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, और वो यहाँ लिख रखा है मैंने, है ना। अब इसको जब मैं रीअरेंज करूँगा बेटा, मतलब m से m लेके कॉमन काट दिया, 2 को इधर भेज दिया और रीअरेंज करूँगा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl, यहाँ l कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और अगर मैं v की बात करूँ तो v आ गया इसका अंडर रूट। ये सबस्क्रिप्ट में थीटा लिखने का क्या मतलब है, सबस्क्रिप्ट में थीटा लिखने का मतलब ये है बेटा कि मैं किसी भी पॉइंट पे, जब वो पॉइंट वर्टिकल लाइन से कुछ एंगल थीटा बना रहा हो, उस समय उसकी क्या स्पीड रही होगी वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट
स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिखा रहा हूँ, मतलब थीटा के अलग अलग मान के लिए स्पीड की अलग अलग मान क्या होगी वो मैं दर्शाना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन से, है ना। देखो बेटा थीटा की वैल्यू रखते जाओ, स्पीड मिलते जाएगी, है ना। यही तो है खूबसूरती इसकी। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगले इक्वेशन में आते हैं। अब टेंशन मत लीजिए, आपको लग रहा होगा लंबे लंबे इक्वेशन तो हमने पढ़ रखे हैं, सर फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं। बस 5-10 मिनट का पेशेंस रखिए बेटा, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जो डायरेक्ट बताऊंगा शायद आपको डाइजेस्ट नहीं हो, इसलिए चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली लेके चलनी चाहिए। तो 5 मिनट रुक जाइए, 5-10 मिनट के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दूंगा। ओके, अब ध्यान से यहाँ देखिएगा बेटा, अभी तक तो हमने स्पीड की बात कर ली, अब टेंशन की बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ फोर्स बैलेंस करना है। अब आपको पता है बेटा क्या कि अगर मैं इस बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचूं, इस बॉल पे जाके बैठ जाऊं, तो मुझे जो भी इंटरनल फोर्स दिख रही है बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगी, क्योंकि मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाता हूं। आपको पता है ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कम से कम हर समय बदल ही रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड बदले, कुछ भी बदले, दोनों में से कोई भी एक बदले, एक्सेलरेशन हो जाता है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा है बेटा, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का मतलब हमें डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देनी है। कुल मिला के मैं सारी बातें बोलता चल रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट होता जाए, राइट। तो अगर मैं जाके इस बॉल पे बैठ गया, जैसे ही मैं जाके बेटा इस बॉल पे बैठ जाऊंगा, आपको भी अच्छे से पता है कि स्यूडो फोर्स आएगा बाहर की तरफ। याद करिए हम लोगों ने उस स्यूडो फोर्स को क्या नाम दिया था, उस स्यूडो फोर्स को हमने नाम दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, जो बाहर की तरफ एक्ट करता हुआ दिखता है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, राइट। अब टी अंदर है बेटा, है ना, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा, mv²/r, जहां r रेडियस है, और mg cos थीटा तो लग ही रहा है ना। मतलब मैंने टेंशन को लिख दिया mv²/l। ये क्या है बेटा अपना, ये अपना बाहर की तरफ लगने वाला स्यूडो फोर्स है। ये सोनो मैंने दिखाया नहीं है, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये बाहर की तरफ लगने वाला स्यूडो फोर्स है, mv²/r होता है, r यहाँ l है, ठीक है, और mg cos थीटा तो लग ही रहा है, mg का एक कॉम्पोनेंट, राइट, और t इधर है। तो t को इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, वरना धागा टूट जाएगा, धागा टूटते ही सारा खेल खत्म, है ना। तो t को इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा ऊपर v की वैल्यू तो हमें पता ही है, v की वैल्यू लाके यहाँ रख दी है। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया, u² - 2gl है, तो ये mu² हो गया बेटा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो l से l कट गया, और -2mg और 1 - cos थीटा, उसको ब्रैकेट को ओपन किए, mg cos थीटा को अंदर लिए। ये सब करने के बाद माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, इसलिए 2mg cos थीटा है, जबकि -2gl इंटू 1 करेंगे तो -2gl ही आ जाएगा, माइनस साइन रहेगा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। या आप घर पे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सीधा सीधा मैथ्स दिख रहा है, बस ब्रैकेट ओपन करना चाहिए। 7वीं कक्षा की मैथ्स आती है बेटा, ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करोगे सीधा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर जी बड़ा अच्छा लगा, एक्सप्रेशन भी आ गया, बट हम इसका क्या करें। ये पढ़ने के लिए आपका लेक्चर थोड़ी ओपन किया, ये तो हर जगह पढ़ा रहे हैं। रुक जा भाई, पेशेंस रख थोड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। पहले हम उसी फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले v वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। v वाला फॉर्मूला था बेटा, v एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, क्या था फॉर्मूला बेटा, u² - 2gl 1 - cos थीटा। अब देख सकते हैं बेटा यही फॉर्मूला था, है ना, u² - 2gl 1 - cos थीटा, यही फॉर्मूला था। अब बेटा जनरली जो हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल होते हैं ना, उसमें वेलोसिटी जो ये लोअर मोस्ट दी रहती है वो √5gr 6gr 8gr, आपने ऐसा कुछ सुना भी होगा। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, √5gr होता है। ऐसी कुछ चीज़ें आपने सुन रखी होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ सुन रखा होगा, ठीक है। वो सारे कंक्लूजन अभी हम निकालेंगे, ओरली निकालेंगे, आप चिंता मत करिए, बस आप मेरे साथ साथ फ्लो में सुनते जाइए चीज़ों को, राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो अब जब वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ इसी टर्म में होता है, ठीक है, √5gr √6gr, जहाँ r क्या है, रेडियस, और r को मैं l बुला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 5gl 6gl 7gl ये बोलूँगा, राइट। अब आप ध्यान से समझिए बेटा, तो एक काम करता हूँ ना, मैं उसको √NGL बोल देता हूँ, क्योंकि
मैं तो ये देखता हूँ कि अलग अलग सवालों में n का ही मान तो बदल रहे हैं, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 11, है कि नहीं। तो अपन उसको NGL अब बुलाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा मास्टर, अब ध्यान से देख फायदा क्या होगा। यहाँ पे देख बेटा, NGL रखते ही रूट अंडर NGL का स्क्वायर हो गया NGL माइनस 2GL, तो ये बन जाएगा बेटा सीधा सीधा, अगर आप इसको ओपन करो तो ये पहले बन जाएगा NGL, और इसको भी ओपन कर दो तो ये बन जाएगा माइनस 2GL प्लस 2GL cos थीटा, ये बन जाएगा बेटा। सर मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, जो दिख रहा है वो लिखते हैं, कॉमन ले ले, मैं समझ रहा हूँ मनोव्यथा। n-2 हो गया बेटा, और ये बन गया GL, और ये बन गया प्लस 2GL cos थीटा। सर अब मैं इसका क्या करूँ, अब तो और फॉर्मूला बेवजह कॉम्प्लिकेट ही करते जा रहे हो। आए थे हम आसान समझ के, आप और मुश्किल बना रहे हो। 10 मिनट बोला था भाई, 5 ही मिनट हुए हैं, 5 मिनट अभी बाकी है, सुनते जाओ बस। ये आ गया बेटा v थीटा। अब ध्यान से देख मेरा बच्चा, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि हमें वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला मिल चुका है n के टर्म्स में। तो सर अब इस जनरल फॉर्मूले से क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए इसको एनालाइज करना है। ये आपको फिगर बेटा सामने दिख रहा होगा, जिसमें मैंने थीटा की अलग अलग वैल्यू दी है। देखिए अब ये ग्रीन जो लिखा हुआ है उस पर दिमाग मत लगाना, अब ये ग्रीन वाला मत देखना, ग्रीन वाला देखोगे परेशान होगे। ग्रीन के लिए अपने आंख को म्यूट कर लो, है ना, ठीक है, जो भी है विजुअल म्यूट हो जाओ, ठीक है, ठीक है। ग्रीन वाला बिल्कुल मत देखना, ठीक है। देखना क्या है, सिर्फ वाइट वाला, ठीक है, सिर्फ वाइट वाले पार्ट पे आप ध्यान दीजिए। ये डॉटेड लाइंस है, ये 60 डिग्री, ये 30, ये 30, ये 60, ये 60, ये 30, ये मतलब सर्कल को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया 60 30 60 30 करके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, थीटा की वैल्यू सबसे पहले अपन 60 ले रहे हैं, मतलब बॉडी यहाँ से पहुँच चुका है यहाँ, ठीक। सबसे पहले थीटा की वैल्यू अपन 60 लेते हैं, फिर देखते हैं उसके लिए क्या आता है। तो थीटा की वैल्यू 60 लेते ही ये cos 60 हो गया बेटा, और cos 60 होता है 1/2, 1/2 से आ गया ये प्लस GL, और ये आपका n-2GL तो पहले से था प्लस GL है, मतलब ये सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ये अंडर रूट आ रहा है n-1GL। गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है ना, ये वेलोसिटी का मान आ गया, क्या आ गया, रूट अंडर n-1GL। बहुत बढ़िया सर। अब बेटा एक मैंने कर दिया, बाकी सब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद करो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो और आप खुद करो, मैं धराधर वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि वो वैल्यू आपको सामने दिख भी रही है। अब मैं थीटा एक चलो तुम्हारे तसल्ली के लिए एक और कर देता हूँ, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या है बेटा, थीटा की वैल्यू 90 का मतलब है कि अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ चुका है। थीटा की वैल्यू 90 रखते ही, थीटा की वैल्यू 90 ही रखते ही क्या निकल रहा है बेटा, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ रखिए cos 90 क्या होता है, 0, और 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, तो ये क्या आ गया, ये आ गया v थीटा आ गया, क्या क्या आ गया, रूट अंडर n-2GL, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बेटा थीटा की वैल्यू 60 30 90 पे पहुंच चुके हैं अपन। अब इस पॉइंट के लिए देख रहे हैं, इस पॉइंट के लिए, तो ये एंगल कितना बना रहा है बेटा, 60 + 30 + 30 कितना हो गया, 90 + 30 120, तो थीटा की वैल्यू 120 रखिए, और थीटा की वैल्यू 120 रखते ही v थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, v थीटा की वैल्यू आ जाएगी n-3GL, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही cos 120 रखोगे आपको ये वैल्यू चमक जाएगा, कुछ होगा, है ना, कुछ होने के बाद ये -1/2 शायद आता हो, cos 120, क्या पता, हाँ वो आप रख के देखिएगा, अपने आप आपकी बात आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से बेटा मैं सारे नहीं करूँगा, मैं कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या करोगे, अगला रखोगे 60 30 90 30 120, 120 के बाद फिर क्या आएगा, 60 आएगा, मतलब अगला क्या हो जाएगा थीटा 180, और 180 पे कहाँ से कहाँ आ गए हम, यहाँ से घूम के यहाँ आ गए, और ये आ गया कितना, v थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर n-4GL। अच्छा अब समझा सर, ये जो आपने लिख रखे हैं ये स्पीड्स के वैल्यू हैं, बिल्कुल ठीक समझा है आपने, है ना, ठीक है। चलिए अब एक और चीज, एक छोटा सा काम, बस 2 मिनट और बेटा, 2 मिनट और आपको परेशान करूंगा, उसका डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा। टी थीटा बेटा, टी थीटा का फॉर्मूला क्या था, टी थीटा का फॉर्मूला ये लिख रखा है सर आपने, चलो भाई लिख लेते हैं, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, mu²/L - 2mg + 3mg
कॉस थीटा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर से यू यही ला के रख दे भाई। जैसे ही ये यू ला के रख दोगे बेटा क्या बनेगा, देखो NGL बन जाएगा, यू स्क्वायर है ना, NGL बन जाएगा, L से L कट गया, और जैसे ही L से L कट जाएगा NMG बन गया, और NMG माइनस 2mg क्या बन गया, N माइनस 2mg, है ना, N माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। अब बेटा ये आपका काम है कि आप अलग अलग थीटा की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू निकालें। सबसे पहले थीटा इक्वल टू सबसे पहले 60 डिग्री के लिए वैल्यू निकाले। जैसे ही थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखिएगा बेटा, बताइए जल्दी क्या होगा, 3mg है, कॉस 60 क्या होता है, बताइए क्या होगा। मैं हट जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ, बताइए कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। तो n माइनस 2mg, मतलब ओपन कर लो ना इसको, तो nmg माइनस 2mg प्लस 3/2, ठीक है, तो n माइनस 0.5 mg आ जाएगा। तो ये देखिए n माइनस 0.5 mg, ठीक है, n माइनस 0.5 mg है ना, मतलब अगर 60 डिग्री पे हम चले जाएंगे तो हमारा टेंशन क्या बन जाएगा, n माइनस, ये टेंशन ही तो आ रहा है भाई, ये टेंशन ही तो आ रहा है, क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, n माइनस 0.5 mg, है ना। अच्छा एक काम करना, थीटा इक्वल टू 0 के लिए भी देख ही लेते हैं कि n+1 सही है कि गलत है, क्या पता सर गलत पढ़ा रहे हो, है ना। थीटा इक्वल टू 0 के लिए एक बार देख लेते हैं। थीटा इक्वल टू जैसे ही 0 डिग्री रखेंगे बेटा, थीटा की वैल्यू रखते ही आ जाएगा n माइनस 2mg प्लस 3mg। अरे सर गलती से आपने सही पढ़ा दिया, n+1mg आ गया ना बेटा। अब यहाँ पे n+1mg आ गया, राइट। अब इधर देख ले बेटा, इस तरीके से करके मैं सबके लिए निकाल सकता हूँ, लेकिन वही बात है, थोड़ी सी मेहनत करने की आदत लगाई है, आप सारे फाइंड करेंगे, आपको बेटा वही वैल्यूज़ दिखेंगे जो भी स्क्रीन पे हैं, ठीक है। अब मैं देने जा रहा हूँ आपको जनरलाइजेशन, ठीक है। अब जनरलाइजेशन क्या है ये ध्यान से सुनिए, सारी बातें आपने नहीं सुनी हो अभी तक, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अभी तक मेरी कोई भी बात नहीं सुनी होगी, कोई भी बात नहीं। तो अब ये आखिरी बात सुन लो, ठीक है, ये आखिरी बात सुन लो, ये सारी बातों के वर्थ है, ठीक है। क्या कह रहा हूं सुन ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनना है कि क्या बोल रहे हैं सर, ठीक, क्या बोल रहे हैं सर। एक बात सुन, जैसे ही 60 डिग्री में गया, n से कोफिशिएंट है ना n से 1 कम हो गया, 90 डिग्री गया 2 कम हो गया, 120 डिग्री गया 3 कम हो गया, 180 गया 4 कम हो गया, ठीक है। सर ऐसे याद रखना है क्या, रटना है क्या हमें, 60 पे 1 कम, 120 पे 2 कम, सॉरी 90 पे 2 कम, 120 पे 3 कम, ऐसे करके याद रखना है क्या सर, रटना है क्या, नहीं बेटा मैंने तो आज तक खुद कुछ नहीं रटा, तुम्हें क्या रटवाऊंगा, है ना, रटना कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे परत दर परत सारी चीज़ें क्लियर करता चला जाऊंगा, बस सुनते जाओ मुझे ध्यान से। ये बात तो डाइजेस्ट हो गई सर। अब देख ध्यान से, अब थोड़ा सा फिगर गंदा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है एक एक स्टेप, राइट। बेटा एक बात बताइए, कितना था, L था सर, L था लेंथ रेडियस, तो ये बताना कितना होगा सर, ये पता है क्या होगा, L cos 60 होगा सर, और L cos 60 मुझे पता है L/2 होता है, तो अगर ये पूरा L है, ये L/2 है, तो ये कितना होगा, L/2 होगा सर, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये कितना होगा सर, L/2, क्या सर वही 60 डिग्री, वही सब कुछ वही है, क्या हम खामखा टाइम पास कर रहे हो, L/2, ठीक है। मतलब बेटा मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये L/2 ऊपर जाएगा तो एक GL से कम होगा, ठीक है। GL बोलूँ मैं या GR बोलूँ, दोनों का मतलब सेम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने L को ही रेडियस माना है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बेटा, जो धागे की लंबाई है, उसी को मैंने इस सर्कुलर मोशन का रेडियस माना क्या है, वही होगा। अगर पकड़ के घुमा रहे हो तो भाई जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा वही तो पत्थर का जो सर्कल बन रहा है, पत्थर जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस वही लेंथ के बराबर तो होगा, इसमें माना क्या है आपने, है ना। तो ठीक है बेटा ध्यान से देखिए, क्या बोला मैंने, अगर आप R/2 बोलूं या L/2 बोलूं या रेडियस का आधा बोलूं, एक ही बात है। अगर मैं रेडियस का आधा हाइट ऊपर जाता हूं तो स्पीड 1 GL से कम होती है, रूट के अंदर, याद रखिएगा, ये नहीं कि रूट अंडर NGL है यहां -1 कर देना, ये नहीं करना है, कोफिशिएंट में से 1 घटाना है, कोफिशिएंट मतलब आगे वाला n, है ना, n है कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर मैं
ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं एक L/2 ऊपर गया तो एक n से एक कम हुआ, अगर मैं 2L/2 गया तो n से 2 कम हो गया, अगर मैं 3L/2 गया तो 3L/2 हुआ ना, L/2 L/2 L/2, यहाँ पे कितना ऊपर चला गया मैं, हाइट वाइज देखो, ऐसे मत देखो, हाइट वाइज देखो, हाइट कितना ऊपर गया 3L/2, मतलब मेरा क्या हुआ बेटा, मेरा 3 से कम हुआ, n में 3 माइनस हुआ, अगर यही मैं 4L/2 चल गया, 4L/2 मतलब 4L/2 मतलब 4R, और 4R का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, नहीं सॉरी L/2, L ही तो R है मेरा, सॉरी क्षमा चाहते हैं, अगर 4L/2 है मतलब 2R, और 2R का मतलब बेटा डायमीटर है ना, तो ये एक डाया कंप्लीट कर लिया, डाया कंप्लीट करने का मतलब है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, है ना। और एक बात, लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो जो भी यहाँ कोफिशिएंट है उससे +1 करके यहाँ लिख देना, ठीक है। मान लो किसी ने यहाँ पे 9 GL की स्पीड से फेंका है, तो बिना दिमाग लगाए सीधे टेंशन क्या बोलना है, 10 mg, है ना। जो n है, n को पकड़ो, सिर्फ n को पकड़ना है, सिर्फ n को पकड़ना है, सिर्फ n को पकड़ना है, n है यहाँ 9, सीधे यहाँ 10, ठीक है। चलो अब एक बार यहाँ पे टेंशन आ गया मुझे, उसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से खेल देखिए, यहाँ पे एक बार यहाँ पे मुझे टेंशन मिल गया, उसके बाद स्पीड में n 1 से कम हुआ है, स्पीड में n 1 से कम हुआ है, ध्यान से देखिए, n मतलब कोफिशिएंट, है ना, बार बार नहीं बोलूंगा, अपने आप समझना है, स्पीड में n 1 से कम हुआ, 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम, 1 सेकेंड, और टेंशन कितने से कम हुआ है बेटा, टेंशन कितने से कम हुआ है, मैं इसको ब्लू पेन, हाँ ब्लू से दिखा देता हूँ, देखिए टेंशन कितने से कम हुआ है, n+1 था, n - 0.5 है, मतलब 1.5 से कम हुआ, -1.5, यहाँ से यहाँ कितने से कम हुआ बेटा, n - 0.5 था, n - 2 है, 1.5 से कम हुआ है सर, 1.5 से कम हुआ है, 1.5 से कम हुआ है, 1.5 से कम हुआ, यहाँ भी 1.5 से कम हुआ, है ना। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ऊपर जाने में स्पीड 1 से कम हो रही है, अब 1 से कम हो रही है, मेरे बच्चे को पता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आम आदमी क्या समझेगी, अरे भैया स्पीड 1 से कम हुआ है मतलब √NGL था, अब √NGL -1 हुआ है, ना 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 ना, n जो कोफिशिएंट था वो 1 कम हुआ है ना। तो मेरा बच्चा समझ रहा है, मैं बोलूंगा 1 से कम हुआ है, लेकिन आप सीधा कोफिशिएंट समझिएगा, कोफिशिएंट 1 से कम हुआ है, राइट। तो ये क्या हुआ बेटा, कोफिशिएंट 1 से कम हुआ है, नहीं आया समझ में, है ना, कि कोफिशिएंट क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, किसका, स्पीड का, मतलब L/2 चढ़ने पे, हर L/2 चढ़ने पे कोफिशिएंट जो है, हर L/2 चढ़ने पे कोफिशिएंट जो है 1 से कम होता है स्पीड में, स्पीड निकाल रहा हूं मैं अभी, और अगर मैं टेंशन की बात कर लूं तो कोफिशिएंट 1.5 से कम होता है, टेंशन की बात करो, जब मैं टेंशन निकाल रहा हूं हर L/2 चढ़ने पे कोफिशिएंट 1.5 से कम करना है, और जब मैं स्पीड निकाल रहा हूं तो हर L/2 चढ़ने पे n 1 से कम करना है, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स अब हम इनके PYQ देखेंगे और सारे ओरली सॉल्व करेंगे बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये चीज़ आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, अपना काम कर देता हूँ। क्या, जब यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड कम हो रहा है, क्यों, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब यहाँ से यहाँ आने में क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ आने में क्या होगा, यहाँ से यहाँ आने में ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में स्पीड कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में स्पीड बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अब पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। सर कितने से बढ़ेगा सर, ये तो आपने बताया ही नहीं बेटा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जितने से कम हो रहा है वापस आने में उतने से ही बढ़ेगा, है ना। यहाँ जितना टेंशन कम हो रहा है वापस आने से, अब देखो ऊपर जाने में 1.5 से कम कर रहे थे, आने में 1.5 से प्लस कर दो, खत्म, इतना आसान तो है ना। तो बस इसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना उस साइड हो जाएगा, और आशा करता हूँ आपको जो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया ये सब बात समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से आपको एक ही बात बोलूँगा बेटा, बस ये याद रखना, हर L/2 हर रेडियस के आधा चढ़ने पे स्पीड 1 से कम होता है, स्पीड 1 से कम होता है मतलब समझ रहे हो ना, कोफिशिएंट 1 से कम होता है, और टेंशन 1.5 से कम होता है, मतलब कोफिशिएंट 1.5 से कम होता है ना, L/2 चढ़ने पे। अच्छा, चढ़ रहे हैं तो स्पीड कम हो रहा है, और यही अगर उतर रहे हैं, उल्टा, अभी तक चढ़ रहे थे बेटा, अब क्या है, उतर रहे हैं, अगर हम उतर रहे हैं तो हर L/2 पे क्या होगा बेटा, n
एक से कम हो रहा था ना, अब n एक से बढ़ेगा, मतलब स्पीड एक से बढ़ेगा, n एक से बढ़ेगा, और टेंशन 1.5 से बढ़ेगा, मतलब n 1.5 से बढ़ेगा, है ना बेटा। बस इतना समझाना था। और एक चीज सुनो, अब कुछ लोग कह देते हैं, मान लो अभी कोई बच्चा आके बोला कि सर आपने सब कुछ पढ़ा दिया, आपने मेन ही बात नहीं पढ़ाई। मैंने बोला क्या बेटा? बोला वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ये तो आपने बताया ही नहीं। मैंने बोला मेरे बच्चे एक बात बता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कब तक होगा? जब तक होगा जब तक कि टेंशन जीरो ना हो जाए, मतलब स्ट्रिंग स्लैक नहीं होनी चाहिए। जहां पे स्ट्रिंग स्लैक हो गई, जहां बेटा धागा ढीला पड़ गया, इसका मतलब कि ये सर्कल छोड़ चुका होगा, है ना, क्योंकि सर्कल बनाए रखने के लिए धागा टाइट रहना चाहिए, तभी तो धागे का लेंथ एल परमानेंट बना रहेगा। और जहां धागा ढीला पड़ गया, मतलब जहां टेंशन जीरो हो गया, जहां स्ट्रिंग स्लैक हो गई, तीनों का मतलब सेम है, उसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन लूज हो चुका है ना। तो एक काम करेंगे, हमें तो बाउंड्री कंडीशन बनाना है ना, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पे जाके टेंशन जीरो हो गया, है ना, यहां पे टेंशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे भी जीरो से थोड़ा ज्यादा ही होगा, मैं जीरो मान रहा हूं। और एक बात की गारंटी है, एक बात की गारंटी है, अगर टेंशन यहां जीरो में मान रहा हूं तो इससे पहले तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? सीधी सी बात है भाई, जब बॉल यहां पे था तो उसकी स्पीड मिनिमम होगी, मतलब बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा, और mg जो है पूरा का पूरा नीचे की तरफ होगा, मतलब इस समय तो टेंशन को मिनिमम होना चाहिए। और अगर टेंशन यहां जीरो है तो इस पॉइंट से तो टेंशन हर जगह कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी, मतलब अगर यहां लूज कर रहा है, लूज नहीं कर रहा है, मैं बाउंड्री कंडीशन निकाल रहा हूं बेटा, इसलिए वहां पे मान रहा हूं। अगर मैं यहां पे टेंशन जीरो मान रहा हूं तो एक बात तो तय है कि इससे पहले टेंशन कभी जीरो नहीं हुआ था। अब कुछ नहीं है बेटा, आप यहां पे देखो n-5 क्या है? जीरो, तभी तो ये टेंशन जीरो हो पाएगा। और n-5 को जैसे ही जीरो बोलोगे n की वैल्यू हो जाएगी 5, मतलब यहां जिस स्पीड से बॉडी को फेंकना चाहिए वो क्या रहा होगा? √5gl, खत्म। ठीक है। और अभी तो बेटा मैंने बस एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाया जो बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन है, आपने रेगुलर कोर्सेज में भी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से एनर्जी कंजर्व करते हैं, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन अभी मैं और सारे सवाल भी लूंगा जिसको मैं ऐसे ही आपसे ओरली डायरेक्टली सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्विच, अब अपन कुछ PYQs कर लेते हैं, राइट? ओके। हाँ तो बच्चों, हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये नीट 2020 का PYQ है, नीट का वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। क्या कह रहा है सवाल देखते हैं, ठीक है। वैसे तो बेटा हम इस सवाल पे पूरी PhD कर लेंगे, कि हो सकता है इसी तर्ज पे, इसी फॉर्मेट में हो सकता है कोई और सवाल आ जाए, है ना, कुछ और पूछ दे, ठीक है, तो हम तो पूरी PhD करेंगे। लेकिन पहले इसकी आत्मा की शांति के लिए ये सवाल हमारा दिमाग ज़्यादा ना खराब करे, तो पहले तो आंसर ही दे देते हैं। देखते ही सवाल देखा बिना पेन के आंसर सीधे। ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं है। क्या ये आया है कि एक पॉइंट मास m है, मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर ऑफ रेडियस r विथ हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द मास इज √7gr एट द लोएस्ट पॉइंट। बेटा ये रहा हमारा लोएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है? √7gr है। बेटा याद है ना, हमारा रेडियस l होता था, यहाँ पे r ले रहा है। भाई तुमको जो मर्जी आए वो नाम रख दो, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, कोफिशिएंट पकड़ो बेटा, कोफिशिएंट क्या है यहाँ? यहाँ n की वैल्यू क्या है? यहाँ n की वैल्यू 7 है। पूछ क्या रहा है? एट द लोएस्ट पॉइंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट। छी 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 छी, लोएस्ट पॉइंट पे ही टेंशन पूछ रहे हैं महाशय, मतलब यहाँ टेंशन पूछ रहे हैं। मैं तो बोलूँ भाई इससे ज़्यादा टाइम पास सवाल मैंने आज तक नहीं देखा। आप चाहो तो mv² + r + mg और ये सब करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तो सीधा बोला है बेटा यहाँ कोफिशिएंट 7 है, और ये अगर n है तो यहाँ होता है n+1, आंसर आ गया 8 mg। मुझे तो लगता है कि सवाल पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग गया आंसर देने के मुकाबलन सीधे आंसर मारना C 8 mg। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं तो सीधा पता है क्या देखता, मैं तो सीधा ये देखा, वेलोसिटी ऑफ मास, ये लोएस्ट पॉइंट, टेंशन बताना है लोएस्ट पॉइंट, मैंने बस 4 शब्द देखे और 7 तो आंसर सीधे 8, खत्म। ठीक है। अगर सपोज करो बेटा कि हमें थोड़ी और एनालिसिस इस पे करनी पड़ती तो कर लेते हैं ना, कर ही लेते हैं ना, सेफ साइड लेके। सवाल का आंसर आ चुका है बेटा, सवाल का आंसर आ गया, टिक भी मार दिया मैंने, लेकिन थोड़ी सी और एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, 8 mg।
मान लो वो पूछ देता कि ये सेंटर है, सेंटर से जब 60 डिग्री घूम चुका होगा तब बताइए टेंशन क्या रहा होगा। तो तुम्हें पता है बेटा कि ये है, ये अगर 60 डिग्री है तो क्या है, बता तो रखा आप लोगों को पहले ही थ्योरी में आपको बता रखा है ना बेटा। क्या बता रखा है कि अगर 8 mg है, 60 डिग्री से घूमा है ना, अगर ये 60 डिग्री से घूमा है तो कितने से कम होगा, सबसे पहले 1.5 से कम होगा। 1.5 से कम होने का मतलब क्या है कि ये आ जाएगा बेटा 6.5 mg, 6.5 mg, ठीक है। अगर कोई बोला कि और 30 डिग्री घूम गया मतलब 90 हो चुका है कुल, बताओ यहाँ टेंशन क्या होगा। मैं बोलूँगा और 1.5 से कम कर ले भाई। 1.5 से कम करने का मतलब क्या है बेटा, 0.5 कम हुआ तो 6, 5 mg है ना, 5 mg। बोला और 1.5 से कम हो गया, और 30 डिग्री रोटेट हो गया, 120 हो चुका है यहाँ से, तो अब 120 हो चुका है ना बेटा। यहाँ पे क्या होगा, मैंने बोला भाई 1.5 और कम कर ले। 1.5 और कम करने का मतलब क्या है बेटा, 5 में से 1.5 और घटेगा तो कितना आएगा, 3.5 mg, ठीक है। इतना आसान सवाल आता है, बताओ 3.5 mg, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा यहाँ टेंशन बता दो, यहाँ तो 1.5 और कम कर ले। 1.5 कम करने का मतलब है कि 2 mg, है ना। अब कोई हमसे स्पीड पूछ देता, कभी भी कहीं भी तुम हमसे स्पीड पूछोगे, कहाँ का पूछोगे, बोलेगा 60 डिग्री, जब वर्टिकल से 60 डिग्री बना चुका होगा, है ना, यानी इस पॉइंट पे स्पीड। मैं बोलो बेटा यहाँ 7 है, सीधा यहाँ आंसर बताओ तो 1 कम करके 6g यार, 1 कम करके 5g यार, है ना, 1 कम करके 4g यार, 1 कम करके √3g यार। और तुम नोटिस करो बेटा, जो मैंने अभी थ्योरी आपको करवाई है, ठीक है, आपने नोट तो कर लिया होगा कॉपी में, वहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी मैंने क्या लिखवाई थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी मैंने लिखवाई थी वो लिखवाई थी √n-4gl, और यहाँ पे टेंशन आया था n-5 mg, ठीक है। कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ n-4 है तो यहाँ n-5 है, मतलब जो भी यहाँ पे है gl का जो भी यहाँ कोफिशिएंट है उससे एक कम कोफिशिएंट mg का है, मतलब यहाँ पे gr का कोफिशिएंट 3 है। अब l और r में कंफ्यूज मत हो ना, gr का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो एक कम करके mg का कोफिशिएंट यहाँ है ना। मतलब मैं तो सीधा सीधा बोलूं कि अगर यहाँ चल रहा है तो सीधे एक बढ़ा देना, और अगर ऊपर से देख रहे हो, कुछ लोगों को ऊपर से देखने का मन करता है कि नहीं सर हम नीचे से नहीं, हम ऊपर से देखेंगे, मतलब भाई तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो जो भी n है उससे एक कम कर देना, है ना। और यहाँ पे अभी तक 1.5 से घटा रहे थे, यहाँ पे तुम 1.5 से जोड़ते चले जाना, ठीक है। कहीं भी कुछ भी पूछ ले, अब देखते ही आंसर, व्हाट इट। चलिए, अब हो सकता है सवाल ऐसे भी फ्रेम कर सकता था कि एक सर्कल है, एक स्टोन है, वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। बताइए, पहले शुरू में स्टोन जो था, वो जो धागा जो था वो वर्टिकल थी, अब बताइए धागा हॉरिजेंटल हो गया, जरा बताओ तो क्या होगा स्पीड, जरा बताओ तो क्या होगा टेंशन। बेटा यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, देखे ना, देखते के साथ सीधा आंसर। अब तो मैं कहता हूँ, तुमको पता है कि वर्टिकल से धागा हॉरिजेंटल हो गया, मतलब L/2 2 बार रहे होंगे, और 2 L/2 का मतलब क्या है कि स्पीड कितने से घट गया होगा, 1 L/2 पे 1 घटता है, याद है ना, 1 L/2 ऊपर चढ़ने पे 1 gr घटता है, तो 2 L/2 पे 2 gr घट जाएगा, तो यहाँ पे √7gr है, तो 2 gr घटने का मतलब √5gr, और सुपर फास्ट कर दिया, है ना। सीधी सी बात है भाई, वर्टिकल से हॉरिजेंटल का मतलब क्या है कि रेडियस के बराबर चढ़ गया होगा, और रेडियस के बराबर चढ़ गया होगा मतलब रेडियस का आधा 2 बार चढ़ गया होगा, r/2 2 बार चढ़ गया होगा, और r/2 1 बार चढ़ने पे 1 gr कम होता है, तो 2 बार रेडियस का आधा चढ़ने पे 2 gr कम होगा, और 2 gr कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ 7 है तो यहाँ सीधा सीधा 5 gr होगा, स्पीड खत्म, आंसर। ये 7 है, ये 8 है, 2 बार चढ़ा है, 1 gr चढ़ने पे 1.5 mg कम होता है, तो 2 gr चढ़ने पे 3 mg खत्म होगा, तो 8 mg से 7 mg नहीं बेटा, यहाँ से एक बढ़ के यहाँ आता है ना, 8 mg में से 3 mg घटा 5 mg आंसर, ठीक है। देखो बेटा, बिना पेन के आपसे सवाल करवा रहे खटाखट, है ना। अब अगला देख लेते हैं, ये सवाल पूछे थे महाशय, ठीक है। आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है वर्क पावर एनर्जी में कि भैया ग्रेविटी जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि उसको वर्क जो है, उसका वर्क जो है, उसके अगेंस्ट किया गया वर्क
पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब हाइट इंपॉर्टेंट है, कैसे जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सपोज करिए यहाँ पे एक पार्टिकल है m मास का, और इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मैं चाहे ऐसे लेके जाऊँ, चाहे मैं सर्कुलर लेके जाऊँ, चाहे मैं सीधा लेके जाऊँ, चाहे मैं ऐसे लेके जाऊँ, अगर ये हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज mgh होगा, वर्क डन mgh करना पड़ा होगा, है ना। सिंपल सी बात है, ये सारी बातें जानी पहचानी है, सुनी सुनाई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है सवाल, जरा देखें। अ बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है भैया, एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। भैया मतलब u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब शुरू में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और फ्रिक्शन है नहीं। बहुत बढ़िया। और क्या बता रखा है, जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ डायमीटर d, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फिगर छोटा है बेटा, चलो मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, है ना। पर इसको बड़ा बना देते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया कि क्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि h हाइट से, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ h हाइट से एक बॉल को छोड़ा गया है जहाँ फ्रिक्शन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सवाल ये पूछा गया है कि बताओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए उसके लिए h का क्या मायना होना चाहिए। इसका डायमीटर दे रखा है बेटा, d, रेडियस नहीं, डायमीटर दे रखा है। कोई बात नहीं, हमने सब कुछ रेडियस के लिए पढ़ा है, हम क्या करेंगे, रेडियस को लिख देंगे डायमीटर का आधा। आंसर हमको निकालने आता है एल के टर्म्स में या आर के टर्म्स में, और लास्ट में क्या करेंगे, एल में ना बोल के या आर में ना बोल के उसको डिवाइड 2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बस यही करना है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक बात बता बेटा, क्या कह रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना चाहिए कंप्लीट। अभी अभी पढ़ा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए यहाँ मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, √5 GR, है ना, 5 GR, ठीक है। अभी आर के लिए लिखो ना, लास्ट में आर को हम d/2 से रिप्लेस कर देंगे। अभी आर के लिए पढ़ो तुम, ठीक। अब कुछ बच्चा कह रहा होगा नहीं सर उसमें तो धागा पत्थर में घुमा रहे थे, यहाँ तो कुछ और है। बेटा सेम सवाल है, बस फर्क इतना है कि पहले टेंशन जो अंदर की तरफ लग रहा था सेंटर की तरफ, वो सर्कुलर मोशन करा रहा था, अब वही चीज नॉर्मल करा रहा है ना। नॉर्मल फोर्स पढ़ा है ना कि सरफेस, जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो सरफेस इन कांटेक्ट के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो अब ये नॉर्मल लग रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। बाकी सब कुछ सेम है, जहां जहां वहां टी के लिए मैंने पढ़ा है ना उसको टी से रिप्लेस करके एन लिख देना, एन फॉर नॉर्मल, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देख बेटा, मैं तो सीधा देखूं और सवाल का आंसर दे सकता हूं। अब एक बात बता, तुझे से हाइट ही पूछा गया है ना, ठीक, तुझे कितना चाहिए यहाँ स्पीड, 5 GR, है ना, 5 GR चाहिए। अब तेरे को पता है 1 GR मिलता है तुझे R/2, याद है ना। 1 GL बोलो या GR बोलो एक ही बात है। 1 GR घटता है R/2 चढ़ने पे, तो 1 GR बढ़ेगा R/2 उतरने पे, है ना। मतलब 1 GR मुझे मिलता है R/2 उतरने पे, तो 5 GR के लिए क्या चाहिए, 5R/2 सर। सर 5R/2 है कि नहीं, और 5R/2 होता है, 1 मिनट सर, R तो हम बोल ही नहीं सकते, R को तो आपने बोला है D/2 बोलने को, तो ये तो फिर 5D/4 हो गया। सर 5D/4 है क्या आंसर, देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, डोंट वरी देख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन देखें, 5D/4, सर D है आंसर, खत्म। बस ये याद रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में मैं 100% श्योर हूँ कि कंफ्यूजन आ रहा होगा कि 1 मिनट सर, वो सब कुछ तो सर्कल के लिए ट्रू था ना, अभी तो √5 GR स्पीड से यहाँ आएगा, सर्कुलर मोशन होगा, वो सारी बातें तो तब की बात है ना। अभी आपने डायरेक्ट कैसे बोल दिया, अभी तो ये सर्कल कर भी नहीं रहा है, अभी तो ये इंक्लाइन प्लेन से उतर रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन में ये कैसे लगा दिया। वही अभी समझाया था, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, उसको पाथ से मतलब नहीं होता है। और एक चीज, थोड़ा सा और गहराई में उतर रहा हूँ, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। टेंशन का वर्क 0 था सर्कुलर मोशन में, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जब जब बॉडी उतर रहा होगा तो नॉर्मल का वर्क 0 है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है और एंगल जो है वो 90 डिग्री है। समझ में आया। तो मतलब कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ वर्क और एनर्जी के लेन देन में ग्रेविटी का ही कंट्रीब्यूशन है। तो फिर पाथ से क्या मतलब, उस सर्कल से उतर रहा हो चाहे सीधे इंक्लाइन से उतर रहा हो,
मुझे तो एक ही बात पता है कि r/2 उतरने पे gr मिलता है और r/2 चढ़ने पे gr घटता है, तभी तो n से n-1, n-1 से n-2 हो जाता है, और उतरने में n-2 से n-1, n-1 से n से n+1 हो जाता है ना। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड एक बहुत सो कॉल्ड टिपिकल टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवालों में अटैक कैसे करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।